बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने एनसीईआरटी के प्यारे से सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन। और हम पढ़ते पढ़ते लैंगिक जनन के अंदर में आए और लैंगिक जनन में हमने लैंगिक जनन की देखी कि उसमें 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। 3 उसमें घटनाएं होती हैं जो हमें मालूम है। उन घटनाओं का नाम था कि निषेचन होने से पूर्व की घटनाएं, फिर हमने पढ़ी निषेचन वाली घटना जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे निषेचन के पश्चात की घटनाएं। निषेचन के पश्चात की घटनाएं क्या होती हैं? तो निषेचन की जो पश्चात की घटना होती है, यानी कि निषेचन होने के बाद जो घटनाएं होती हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो फिर से हम लिख लेते हैं उसको जो हमने अभी तक पढ़ लिया कि लैंगिक जनन हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर में देखा हमने कि 3 घटनाएं होती हैं। एक तो होती है निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन से पहले की घटना होती है। फिर उसके बाद आती है निषेचन वाली घटना, या निषेचन वाली घटना आ गई है तो निषेचन हो गया। और उसके बाद जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, इसको डिफरेंट कलर से हम बना देते हैं, निषेचन पश्चात घटना, यानी निषेचन के बाद में जो घटनाएं होती हैं उसको हम पढ़ेंगे। अब निषेचन पश्चात घटना में 2 घटनाएं हम पढ़ने वाले हैं। पहली तो ये होती है निषेचन पश्चात, यानी निषेचन होने के बाद पहली जो चीज़ होती है वो है कि इसमें आता है युग्मनज। इसमें बनता है युग्मनज, यानी नर और मादा जो गैमीट थे, नर और मादा युग्मक थे, उनका मन कर रहा था मिलने का। तो वो जब मिल जाते हैं, उनके मिलने के बाद जो तैयार होती है चीज़, उसको कहते हैं युग्मनज। और इसका नाम भी आपको मालूम है, इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर में जाइगोट। इसको जाइगोट कहते हैं। फिर जब जाइगोट बन जाता है, अब जाइगोट तो एक सिंगल सेल का है, अब जाइगोट से क्या बननी है? संतति बननी है। तो जाइगोट क्या करता है? जाइगोट विभाजन करता है और वो परिपक्व होता है और उससे वो बना देता है भ्रूण। तो इससे बनती है भ्रूण, और भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं भ्रूणोद्भव। यानी कि ये जो निषेचन पश्चात की ये जो घटना है, इसके अंदर में हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो क्या पढ़ेंगे? युग्मनज के बारे में, यानी जाइगोट। और दूसरी जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है भ्रूणोद्भव, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस इसको बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? यहीं पर याद कर लीजिए, इंग्लिश में भी मालूम होना चाहिए इसके बारे में। एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रायो, फिर एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, भ्रूण का बनना। तो अब हम अपने इस निषेचन पश्चात के सफ़र को शुरू करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन होने के बाद की घटनाएं, ये हमें मालूम है। तो अब हमारी एनसीईआरटी प्यारी प्यारी हमसे क्या कहना चाह रही है, ज़रा हम पढ़ लेते हैं। और ये गायब क्यों हो रहा है? तो चलिए पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। यही कौन सी घटनाएं कहलाती हैं? यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। यानी कि आम भाषा में एनसीईआरटी हमसे ये कहना चाह रही हैं कि, अब इसका मतलब जानने से पहले ये सेंटेंस मुझे तो लगता है जिसने भी छापा है ना, वो उल्टा खड़े होके छापा है। सीधे सीधे भी कह ही सकते थे। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है,
युग्मनज का, यानी कि युग्मनज हमें मालूम है जाइगोट होता है। तो जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है, उसके बाद से जो भी घटनाएं होती हैं, उसके पश्चात यानी कि बाद से जो भी घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन के अंदर में, तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। अब ये देख लीजिए, इसको भी उल्टा लिख दिया, पश्च निषेचन घटनाएं कहते हैं। यानी मतलब क्या मज़ा आता है उल्टा लिखने में, है ना। यहाँ लिख दिया निषेचन पश्च, फिर लिख दिया पश्च निषेचन, मतलब क्या कहें अब इनको। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि निषेचन पश्च घटनाएं क्या हो रही हैं। तो युग्मनज के निर्माण के बाद में जो भी घटनाएं पेश आती हैं उनको हम निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। और एनसीईआरटी के भाषा में उल्टे लिखेंगे तो पश्च निषेचन घटनाएं कहते हैं। बात एक ही है। यानी कि पश्च निषेचन घटना के अंदर में युग्मनज का निर्माण होता है और उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। ये हमें पढ़ना है। तो हम देखते हैं हमारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा युग्मनज कैसे बनता है। युग्मनज कैसे बनता है, तो ज़रा हम इसको जाइगोट भी लिख देते हैं। जाइगोट, युग्मनज को कहते हैं जाइगोट। तो जी फॉर गोट नहीं है ये, बल्कि ये है जाइगोट। तो यहाँ पर अब हम आगे पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाह रही है अपने प्यारे प्यारे शब्दों में, कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, सभी कौन सा जनन करने वाले जीवों में, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। कौन सा व्यापी है, सर्वव्यापी है। अब ये पुराने ज़माने की हिंदी है। सर्वव्यापी का मतलब होता है कि सबके अंदर कॉमन है, सबके अंदर होता ही होता है। क्या होता ही होता है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, सभी कौन सा जनन, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो भी लैंगिक जनन करते हैं उनके अंदर में क्या बनता है, युग्मनज तो बनता ही बनता है। क्या बनता है, युग्मनज तो बनता ही बनता है, जो कि कैसा होता है, जो कि द्विगुणित होता है। जो कि कैसा होता है, द्विगुणित होता है। तो हमें मालूम है द्विगुणित का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई भी कोशिका है, ये जैसे मान लीजिए ये प्यारी सी कोशिका है छोटी सी, और इस कोशिका के अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं, दो क्रोमोसोम हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था एक जलेबी का, ये जलेबी हमारी 6 बन गई है, ये जलेबी का एग्जांपल हमने लिया था और समोसे का एग्जांपल लिया था। तो जो भी डब्बा जिसके अंदर में दो चीज़ें हैं उसको दो चीज़ों वाला डब्बा कहते हैं। वैसे जिस कोशिका के अंदर दो तरीके के गुणसूत्र हों, दो तरीके के क्रोमोसोम हों, तो उसको दो गुणित क्रोमोसोम, दो गुणित कोशिका कहते हैं या फिर द्विगुणित कोशिका कहते हैं। अब क्योंकि ये जो जाइगोट है वो किससे मिलके बना है, जाइगोट किससे मिलके बना है, हमारे प्यारे प्यारे नर और मादा से मिलके बना है। ये हमारा नर वाला गैमीट है, बड़ा खुश, इसकी आंखें मिटा देते हैं थोड़ी सी, नर वाला गैमीट है, और ये हमारी मादा वाली गैमीट है। तो इन दोनों ने आपस में इतनी जंग लड़ी और आखिरकार ये दोनों आपस में मिल गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। तो नर वाले के पास में कितने क्रोमोसोम थे, नर युग्मक कैसे होते हैं, युग्मक हमने पढ़ा था कि अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका यानी कि उसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और जो मादा है उसके पास भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे, तो जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये हमारा जाइगोट बन गया, मान लीजिए ये जाइगोट बन गया। अब जब जाइगोट बन गया तो इसके पास कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम, तो 1+A, इतनी तो मैथ्स हमें आती ही है बचपन से, 1+1 होता है 2। तो इसके पास दो गुणसूत्र हो जाएंगे, दो तरीके के क्रोमोसोम आ जाएंगे, तो इसलिए द्विगुणित कोशिका बन जाएगी ये जाइगोट। तो ये क्या बनाया हमने, जाइगोट बनाया है, रसगुल्ला मत समझिएगा। तो जाइगोट, तो ये जाइगोट कैसी होती है, द्विगुणित हो जाती है कोशिका। तो ये जो जाइगोट बना है वो सारे के सारे अंदर, सबके अंदर में सर्वव्यापी है, यानी कि होता ही होता है। अब उसके बाद की बात क्या है, बाह्य, बाह्य, बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में, कौन सा निषेचन करने वाले सभी जीवों में, बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम, युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम यानी कि जल के अंदर, जल में होता है। यानी कि कहाँ होता है, जल में होता है। तो
जो बाहरी निषेचन करते हैं, बाह्य निषेचन, हमने पढ़ा था कि जो मछलियाँ होती हैं, ये हमारी प्यारी सी मछली है, ज़रा बना देते हैं। ये है पानी, ये है पानी। तो ये पानी जैसी इसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, नहीं आ रही तो भी मान लीजिए कि पानी है ये, और ये पानी है और इसके अंदर में हमारी है प्यारी सी मछली। ये है हमारी मच्छी, इसको किसी ने नहीं है पकड़ा, इसलिए ये पानी में तैर रही है। ये नर वाली मच्छी है, और फिर आएगी हमारी सुंदर सी प्यारी मादा वाली मछली। ये मादा वाली मछली है जिसके बाल भी हैं, ऐसी मछली है ये। तो ये कौन सी मछली है? मादा वाली मछली है। ये मादा वाली मछली है और ये नर वाला मछला है। तो नर वाले मछले ने अपने नर युग्मक टपकाए पानी के अंदर में, और ये बहुत सारे टपकाते हैं, हमें मालूम है, ताकि वेस्ट ना हो जाए। और मादा वाली मछली ने अपने मादा वाले युग्मक टपकाए, बहुत सारे ये भी टपकाती हैं। तो ये जो युग्मक हैं वो अब इनके शरीर के कहाँ मिलेंगे? इनके शरीर के बाहर टपके हैं तो बाहर ही मिलेंगे ना। तो ये जब आपस में मिल जाएंगे, ये आपस में मिल गए, तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा एक युग्मनज। इससे बन गया, एक ही युग्मनज को बड़ा सा बना के बता दिया मैंने, युग्मनज बन जाएगा। अब ये युग्मनज कहाँ बना है? इनके शरीर के अंदर बना है या बाहर बना है? इनके शरीर के बाहर बना है। तो इसलिए ये कौन सा निषेचन कर रहे हैं? बाह्य निषेचन। तो जो भी बाह्य निषेचन कर रहे हैं, बाह्य निषेचन मतलब जिनके भी युग्मक बाहरी माध्यम में मिले, तो ये क्या है? जल है ना, ये जल है, ये बाहरी माध्यम है। और ये क्या है? बोनी फिशेस हैं, ये हड्डी वाली फिशेस है। बोनी मछली का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, बोनी मछली है, बोनी मछली। तो बोनी मछली के अंदर में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, क्योंकि इनके युग्मक बाहरी माध्यम यानी कि जल के अंदर में मिल रहे हैं। तो इनसे जो युग्मक बनेगा वो जाहिर सी बात है कहाँ पर बनेगा? बाहरी माध्यम यानी कि जल में बनेगा। तो यही एनसीईआरटी ने कहा है कि, क्या कहा है कि बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में, बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में, जैसे कि ये जो मछली हो गई, फिर शैवाल हो गए, फिर मेंढक का एग्जाम्पल दिया था, जल थल नर वाले, जल थल चर वाले प्राणी। तो इन सभी जीवों में युग्मनज, जो युग्मज होता है उसका निर्माण बाहरी माध्यम यानी कि जल में होता है। तो हमने देखी है बाहरी माध्यम में होता है युग्मनज का निर्माण। उसके बाद जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होती है, जिनमें कौन सी निषेचन होती है? जिनमें आंतरिक निषेचन होती है, उनके शरीर के भीतर, भीतर में ज़रा जोर देके बोलेंगे, उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है। उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है। यानी कि जो जीव आंतरिक निषेचन करते हैं, आंतरिक निषेचन का मतलब क्या था? आंतरिक निषेचन का मतलब ये था कि जो नर और मादा वाले युग्मक हैं वो शरीर के अंदर मिलेंगे, शरीर के अंदर उनका मिलन होगा। तो उन ऐसे निषेचन करने वाले जीवों को कहते हैं आंतरिक निषेचन कर रहे हैं। तो जब शरीर के अंदर युग्मक मिलेंगे तो शरीर के भीतर ही तो युग्मनज बनेगा ना। इसका भी एग्जाम्पल हमने देखा था पौधों के अंदर में। ये जैसे मान लीजिए ये हमारी मादा थी, जल्दी से आ जाइए मादा, ये मादा वाली संरचना थी, और इसके अंदर में अंडक था, और यहाँ पर नर युग्मक जो है, ये जैसे मान लीजिए नर युग्मक आ गया था, और यहाँ से नली के द्वारा, पराग नली के द्वारा ये नर युग्मक अंदर चला गया था, और यहाँ पर मादा बैठी हुई थी, और ये नर युग्मक इस पराग नली के द्वारा अंदर आ गया था। तो अब ये दोनों कहाँ पर हैं? इस शरीर के अंदर हैं, इस शरीर के कहाँ पर हैं? अंदर हैं। तो इसलिए जो युग्मनज बनेगा वो कहाँ बनेगा? इनके शरीर के अंदर बनेगा। तो ये बात क्या हो गई कि जो बाह्य निषेचन करते हैं, जो जीव बाह्य निषेचन करते हैं, बाह्य वाला यानी बाहर वाला निषेचन करते हैं, युग्मनज भी कहाँ बनेगा? उनके शरीर के बाहर बनेगा। और जो आंतरिक निषेचन करते हैं यानी कि इंटरनल वाला फर्टिलाइजेशन करते हैं, अंदर वाला, तो उनका युग्मनज भी उनके शरीर के भीतर यानी कि उनके शरीर के अंदर बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात थी, जिसमें कोई नहीं थी बात थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये नर और मादा युग्मक आपस में मिल चुके हैं, यानी नर भी और मादा एक दूसरे की एक जान हो चुके हैं, आपस में मिल चुके हैं, और मिलके उन लोगों ने युग्मनज बना लिया।
आखिरकार वो सफल हुए और कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनने युग्मनज का निर्माण कर दिया। अब ये युग्मनज ऐसे ही नहीं रहता, अब ये युग्मनज क्या होगा, उसका विकास होगा। युग्मनज का क्या होगा, ये जो जाइगोट बना है उससे क्या बननी है, संतति बननी है। ऐसे इसको सजा के रखने के लिए तो बनाया नहीं है। तो इससे जब संतति बननी है तो युग्मनज यानी कि जाइगोट का विकास तो होगा ही होगा। तो इसका आगे का जो विकास होता है, आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र पे, जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। तथा वहाँ के किस पर निर्भर करता है, पर्यावरण। तो ये जो जाइगोट बना, ये जो क्या बना, कलर चेंज कर लें जरा हम। तो ये जो जाइगोट बना, युग्मनज बना, उसका आगे का जो विकास होगा, उसके आगे का जो विकास होगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो उसके जीवन चक्र पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, और दूसरा उसके वहाँ के पर्यावरण पे, यानी कि उसका आसपास का माहौल कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या चीज़ डिपेंड कर रही है, उसका विकास, कि ये युग्मनज जो बना है उसका विकास किस प्रकार होगा, उसके जीवन चक्र पे और पर्यावरण पे निर्भर करेगा। अब पर्यावरण पे और उसके जीवन चक्र पे कैसे निर्भर करेगा, इसी बात को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक उदाहरण दे के बताया है। क्या दे के बताया, उदाहरण दे के बताया है। उसी को हम ज़रा देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण और जीवन चक्र पे कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी हमसे बताएगी कि ये पर्यावरण पे कैसे निर्भर करता है। तो एनसीईआरटी की बात सुन लेते हैं ज़रा हम। जी कहिए एनसीईआरटी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि फंजाई एवं शैवाल, फंजाई एवं शैवाल से संबंध जीवों में युग्मनज, से संबंध जीवों में जो युग्मनज होता है वो एक मोटी भित्ति को, वो एक मोटी भित्ति को, ये गायब क्यों जाता है, वो एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं। मोटी भित्ति यानी कि दीवार को विकसित करते हैं जो उनकी शुष्कन, जो उनकी शुष्कन, शुष्कन का मतलब होता है सूख जाना, जो उनकी सूख जाने से तथा क्षति से, तथा क्षति, क्षति का मतलब होता है खराब हो जाना, जो उनकी क्षति से रक्षा करती है, जो उनकी क्षति से रक्षा करती हैं। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो फंजाई होती हैं, जो क्या होती हैं, फंजाई, और जो शैवाल होते हैं, शैवाल होते हैं, तो ये वाले जो जीव होते हैं ना, उनका युग्मनज अब ये बता रहे हैं कि पर्यावरण पे कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो उनका युग्मनज जो होता है वो एक मोटी भित्ति को बना लेता है, वो एक मोटी भित्ति को विकसित यानी कि बना लेता है। और ये इनकी जो भित्ति होती है ना, वो इनको शुष्कन से यानी कि सूखने से, इस युग्मनज को सूखने से और उसको ख़राब होने से, क्षति से इसकी रक्षा करती है। अब सवाल ये उठता है कि ये फंजाई और शैवाल ने इतनी दीवार बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। सीधा सीधा तो संतति बना सकते थे, इनको दीवार बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो यही यहाँ पर बात है कि ये जो फंजाई और शैवाल हैं वो मान लीजिए कि पानी में उनका जो मौसम है उनको बहुत अच्छा लगता है, पानी का जो माहौल है उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए सूखा पड़ गया, यानी कि परिस्थितियाँ ख़राब हो गई। जब परिस्थितियाँ ख़राब हो गई तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये ख़राब परिस्थिति में इनके युग्मनज बन गया, इनका युग्मनज बन गया ख़राब परिस्थिति में, ये इनका युग्मनज बन गया। ठीक है, युग्मनज एक ही कोशिका होती है ना, एक ही सेल का होता है युग्मनज, है ना, हमें मालूम है। तो ये इनका युग्मनज बन गया। तो ख़राब परिस्थिति में देख लीजिए निषेचन करने के लिए कितने वो तड़प रहे हैं, कि ख़राब परिस्थिति थी तब भी निषेचन कर लिया। अब क्या करें, तो निषेचन तो हो गया लेकिन उनका युग्मनज जो बना, अब उसने देखा अरे आसपास में ख़राब परिस्थिति है, तो अब ये तो सूख जाएगा। इतनी गर्मी पड़ रही है, मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, इनको कौन सा मौसम पसंद है, इनको पसंद है पानी वाला मौसम। यहाँ पर पानी वाला मौसम होगा तो ये युग्मनज बड़ा ही खुश रहेगा और संतति बनाने लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर क्या पड़ रही है, धूप, ये आ गई धूप, ये धूप ही धूप पड़ रही है यहाँ पर, तो ये ख़राब माहौल हो गया। इनका वातावरण यानी कि इनका पर्यावरण कैसा है, अनुकूल है, अनुकूल नहीं है। इनका जो परिस्थिति है वो विषम परिस्थिति है, ख़राब वाली डेंजरस परिस्थिति है, मुश्किल परिस्थिति है। तो ऐसे में जो युग्मनज है वो क्या करता है, सूखने से बचाने के लिए और ख़राब होने से बचाने के लिए अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेता है, अपने चारों ओर क्या कर लेता है, एक भित्ति बना लेता है। तो इसकी भित्ति बना के बता देते हैं हम। आजा भित्ति कहाँ है, ये रही भित्ति। तो ये है इसकी भित्ति, इतनी मोटी सी इसने भित्ति बना ली, ये भित्ति इसने बना ली युग्मनज ने, और ये बीच में युग्मनज अपने सोने के लिए चला गया।
तो ये युग्मनज बीच यहाँ पर बीच में है और इसने आसपास ये ब्लैक कलर की इसने अपनी क्या बना ली, इसने अपनी बना ली भित्ति। ये इसकी क्या हो गई, भित्ति। तो ये भित्ति इसने क्यों बनाई, क्योंकि इसका आसपास का जो पर्यावरण था, आसपास का जो इसका पर्यावरण था, ये देखिए ज़रा, इसका पर्यावरण जो है आसपास का वो बहुत ही कैसा है, गर्मी वाला है, यानी कि बहुत ही विषम परिस्थिति है इसके आसपास। इसलिए इसने क्या कर लिया, भित्ति का निर्माण कर लिया। अब ये भित्ति का जब निर्माण कर लेता है तो ये बोलता है कि अब जब तक ये मौसम ख़राब रहेगा, जब तक ये मौसम ख़राब रहेगा तब तक मैं सो जाता हूँ, तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, सो जाता हूँ। तो ये भित्ति बना के ये सो जाता है जब तक कि इसके आसपास क्या ना आ जाए, इसके पास आसपास अच्छा मौसम ना आ जाए। तो इसलिए हमने देखा कि ये पर्यावरण पे युग्मनज का विकास कैसे निर्भर करता है, पर्यावरण पे युग्मनज का विकास कैसे निर्भर करता है कि ख़राब परिस्थिति में इसने अपनी भित्ति बना ली। अब क्या हो रहा है कि यह अंकुरण से पूर्व, यह किससे पूर्व, अंकुरण से पूर्व काफ़ी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। कौन से काल में रहते हैं, विश्रांति, विश्रांति काल में, यानी कि सोए हुए अवस्था में रहते हैं। किसके पूर्व, अंकुरण के पूर्व। तो यानी कि इसने क्या बोला था कि जब तक ये मौसम ख़राब रहेगा तब तक मैं सोता रहूँगा, और सोते सोते इसके सोने वाले समय को क्या बोलते हैं, जब ये सो रहा है इसके काल को क्या बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं इसका, ये विश्रांति काल में है, विश्रांति। तो बड़ी ही शांति है इनके जीवन में, क्योंकि ये सो रहे हैं भित्ति बना के, इसलिए इसको कहेंगे विश्रांति काल में रहते हैं। अब जब मान लीजिए आसपास का जो मौसम है वो कैसा होने लग गया, इनका आसपास का मौसम जो है वो होने लग गया अनुकूल, इनके लिए अच्छा होने लग गया। जैसे मान लीजिए आसपास के मौसम में क्या हो गई, आसपास के मौसम में पानी वाला मौसम आ गया, ये देखिए पानी वाला मौसम आ गया आसपास, इनकी भित्ति पहली फट गई, ठीक है। तो इनके आसपास का मौसम जो है वो बहुत ही पानी वाला हो गया, यानी कि इनका आसपास का जो पर्यावरण है वो इनके अनुकूल हो गया, इनके लिए अच्छा हो गया। तो अब ये क्या करेंगे, तो अब ये होंगे अंकुरित। तो अब ये क्या होंगे, अंकुरित। अंकुरित का मतलब होता है कि इनकी ये जो भित्ति है वो फट जाती है, इनकी भित्ति फट गई और ये जो युग्मनज है वो बाहर निकल के आ गया। ये युग्मनज क्या होगा, ये बाहर निकल के, इस युग्मनज बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। ये आ गया बाहर युग्मनज, और ये बाहर जब युग्मनज आ जाएगा अब ये क्या करेगा, विभाजन करेगा, और विभाजन करके नई संतति बना देगा। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार पर्यावरण से युग्मनज का जो विकास है वो निर्भर कर रहा है, कि इसका जो पर्यावरण था वो ख़राब था, इसलिए इसने क्या बना ली, भित्ति बना ली, और फिर जब इसका पर्यावरण सही हो गया तो ये भित्ति से बाहर निकल के आ गया अंकुरित होके। तो ये जब बाहर निकल के आता है ना उसको बोलते हैं अंकुरित, अंकुरण, अंकुरण हो रहा है इसका जब ये बाहर निकल के आया। और ये चीज़ किस में हो रही थी, ये चीज़ हो रही थी फंजाई और शैवाल के अंदर में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब एग्जाम्पल देगी एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी ने बोला था पर्यावरण पे निर्भर करता है इसका विकास और जीवन चक्र में निर्भर करता है। तो पर्यावरण का एग्जाम्पल तो दे दिया एनसीईआरटी ने, अब वो जीवन चक्र की बात बताएंगे कि जीवन चक्र पे कैसे निर्भर करता है। तो वो जीवन चक्र का एग्जाम्पल बता रही हैं कि द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में, द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में, और वो कह रही हैं कि 11वीं की पुस्तक देख लें। तो अभी हमारे पास पुस्तक तो है नहीं, हम यहीं पर देख लेते हैं, वो बाद में देख लेंगे। तो द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज जो होता है वो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर, वो कौन से सूत्रण द्वारा विभाजित होकर, अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का, अगुणित किसका, किसका, अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण होता है, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी एनसीईआरटी है वो हमें ये बताना चाह रही है कि जो द्विगुणित जीवन चक्र, यानी कि जीवन चक्र पे कैसे जो हमारा युग्मनज है उसका विकास कैसे निर्भर करता है वो हमें बताना चाह रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए कि ये जो द्विगुणित लिखा है ना, इसको काट के हमें लिखना है अगुणित, इसको काट के क्या लिखना है हमें, अगुणित, यहाँ पर लिखना है अगुणित,
क्यों अगुणित लिखना है वो भी मैं अभी आगे समझाऊंगा। यहाँ पर क्यों ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर अगुणित होना चाहिए जबकि यहाँ पर द्विगुणित लिखा हुआ है। तो जो अगुणित जीवन चक्र वाले जीव होते हैं, यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें अगुणित जीवन चक्र चलता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें द्विगुणित जीवन चक्र चलता है उनका, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें अगुणित प्लस द्विगुणित दोनों ही चलता है। तो यहाँ पर बात हो रही है अगुणित जीवन चक्र वाले जीव में जो युग्मनज होता है ना, जो युग्मनज होता है वो विभाजित करता है, वो विभाजित होता है। लेकिन कैसा विभाजन करता है? अर्धसूत्रण वाला, यानी आधा हो जाने वाला विभाजन करता है। और ऐसा आधा हो जाने वाला विभाजन करके, यानी कि अर्धसूत्रण वाला विभाजन करके वो कैसे अंडाणु बनाएगा? जब आधा हो रहा है तो अगुणित ही बनाएगा, है ना। आधा हो रहा है तो अगुणित बनाएगा। अगुणित अंडाणु बनाता है। अगुणित क्या बनाता है? अंडाणु बनाता है। और फिर ये जो अगुणित अंडाणु बने, तो अब ये अंडाणु क्या होते हैं? ये अंडाणु वृद्धि करते हैं, यानी कि ये बड़े होते हैं, और बड़े होके जब ये बनते हैं, बड़े जीव बनते हैं, तो ये अगुणित व्यष्टि बनाते हैं। अगुणित जीव, व्यष्टि का मतलब क्या है? जीव। इनसे जो जीव बनेंगे वो भी कैसे होंगे? अगुणित होंगे, और ये अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। ठीक है, अब इसको समझने की बात है तो हम समझ लेते हैं, फिर दोबारा इसको जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात बताना चाहेंगे कि जीवन चक्र 3 तरीके के हो सकते हैं, यानी कि जीवन, ये थोड़ा मोटा हो गया है, जीवन, जीवन चक्र। जीवन चक्र की जब बात आती है तो जीवों के अंदर में जीवन चक्र 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जीवन चक्र होता है एक गुणित जीवन चक्र, एक गुणित, एक गुणित जीवन चक्र। दूसरे तरीके का जीवन चक्र होता है जिसे हम कहते हैं द्विगुणित, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विगुणित, द्विगुणित जीवन चक्र। और तीसरे तरीके का जो जीवन चक्र होता है ना, तीसरे तरीके का जो जीवन चक्र होता है उसमें कैसा होता है? दोनों किस्म के होते हैं, यानी कि एक गुणित, एक गुणित प्लस द्विगुणित, द्विगुणित। ये एकदम बेसिक वाली बात बता रहे हैं। तो कुछ के अंदर में कैसा होता है? एक गुणित जीवन चक्र होता है, फिर कुछ के अंदर में क्या होता है? द्विगुणित जीवन चक्र होता है, और कुछ के अंदर क्या होता है? दोनों तरीके के जीवन चक्र एक ही जीव में चल रहे होते हैं। एक गुणित भी होता है उसके अंदर, जीवन चक्र के अंदर में एक गुणित भी बनता है वो, और द्विगुणित भी होता है। तो अब हमें ये जानने की क्या ज़रूरत है? एक गुणित, द्विगुणित और एक गुणित प्लस द्विगुणित दोनों एक साथ हो रहे हैं, ऐसा हम कब बोलते हैं कि कोई जीव का जीवन चक्र है वो एक गुणित वाला जीवन चक्र है, या किसी जीव का जीवन चक्र द्विगुणित वाला जीवन चक्र है, या किसी जीव का जीवन चक्र में एक गुणित प्लस द्विगुणित दोनों आते हैं? ऐसा अब हम कब बोलते हैं, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये वाली जो बात है, ये जीवन चक्र वाली बात, ये हमें पढ़ाई जाती है कक्षा 11 में। कौन सी कक्षा में? 11 में। और अब हम आ गए हैं कक्षा 12 में। तो कक्षा 11 का पढ़ने के लिए हम दोबारा से वो एनसीईआरटी को कहाँ पर उठाएं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। तो मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ और आपको पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये एक गुणित द्विगुणित कब बोलते हैं हम, ये ज़रा समझते हैं। कि मान लीजिए ये वाला एक गुणित प्राणी था, ये कौन सा प्राणी था, कौन सा जीव था? एक गुणित वाला जीव था। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ये बेचारा एक गुणित वाला जीव ऐसा था कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ इसको रसगुल्ला खाने को मिला। बहुत दुख की बात है, इसकी ज़िंदगी में ये रसगुल्ला खा के ही बड़ा हुआ, यानी कि इसके डब्बे के अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या आया? रसगुल्ला आया। या फिर इसका जो भाई था, इसका जो भाई था उसके डब्बे के अंदर में, उसके जीवन के अंदर में क्या मिली उसको? सिर्फ क्या मिली उसको? सिर्फ उसके जीवन में उसको सिर्फ कचौड़ी मिली। उसके जीवन में उसको सिर्फ क्या मिली? खाने को कचौड़ी मिली। यानी कि ये जीव तो जो थे वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ एक चीज़ खाई, सिर्फ एक चीज़ के साथ जिए, या तो रसगुल्ले के साथ जिए या तो फिर कचौड़ी के साथ जिए, है ना। तो ऐसे जीव को हम कहेंगे एक गुणित जीव। यानी इसने अपनी ज़िंदगी
किस तरीके से बिताई, किस चीज़ के साथ बिताई, उस हिसाब से हम इसको नाम दिया करते हैं। कि इसने सिर्फ एक चीज़ के साथ बिताई, सिर्फ रसगुल्ले के साथ बिताई या फिर सिर्फ कचौड़ी के साथ बिताई, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि एक गुणित जीवन चक्र वाला इसका जीव है। अब ये है दूसरा जीव, जो कि कौन सा है, जो कि द्विगुणित है। ठीक है, ये द्विगुणित जीव है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात हो गई, इसमें ऐसी खास बात ये हो गई कि इसके पास भी जो डब्बा था, तो इस जीव के पास लॉटरी लग गई। इसके पास क्या, इसके पास इसने अपनी ज़िंदगी रसगुल्ला खा के भी बिताई, और जब इसका मन भर जाता था मीठा खा खा के, तो इसको समोसा या कचौड़ी खाने को भी मिली। तो इसके पास रसगुल्ला भी था इसके जीवन में, और इसके पास समोसा भी था इसके जीवन में, कचौड़ी भी थी इसके जीवन में। तो इसने दो दो चीज़ें खा के अपना ज़िंदगी बिताई, अपनी ज़िंदगी दो दो चीज़ों के साथ जी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं द्विगुणित जीव। यानी इसके पास रसगुल्ला भी है और कचौड़ी भी है एक साथ खाने के लिए। पहले वाले जीव में क्या था, इसने पूरी अपनी ज़िंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ रसगुल्ला खा खा के अपनी ज़िंदगी बिता दी, और इसने, इसी के भाई ने, या तो सिर्फ कचौड़ी खा खा के बिता दी। तो ऐसे जीव को हमने कह दिया। तो यहाँ पर लालच वाली बातें हो गई थी। तो इसने सिर्फ रसगुल्ला खा खा के अपनी ज़िंदगी निकाल दी, या कचौड़ी खा खा के ज़िंदगी निकाल दी, इसलिए हम कह रहे हैं एक गुणित वाला जीवन चक्र है। और इस साहब ने, इसने, इस वाले जीव ने दो दो चीज़ें, यानी कि समोसा, वो रसगुल्ला और कचौड़ी, दोनों चीज़ें साथ में लेके ये जिया, इसलिए इसको कहते हैं, इसका जीवन दो चीज़ों के साथ में गुजरा, इसलिए इसको कहते हैं द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित जीवन चक्र वाला जीव, द्विगुणित जीवन चक्र वाला जीव। और ये साहब क्या थे, ये जीव कैसा था कि ये शुरुआत में, यानी कि इसके ज़िंदगी में शुरू में तो ऐसा हुआ कि ये, इसके पास सिर्फ रसगुल्ला हुआ करता था। इसके पास सिर्फ क्या हुआ करता था, रसगुल्ला हुआ करता था। रसगुल्ला ब्लैक से है। इसके पास सिर्फ रसगुल्ला हुआ करता था कभी इसकी ज़िंदगी में, यानी कि सिर्फ रसगुल्ला, एक ही चीज़ लेके ये जीता था। लेकिन इसने बड़े होके पढ़ाई करी, इसने पढ़ाई करी, मेहनत करी, बहुत सारी मेहनत करी इसने, और आखिरकार इसके पास क्या हुआ, इसने अपनी ज़िंदगी में कचौड़ी भी कमा ली। इसने अपनी ज़िंदगी में इतना ये बड़ा हो गया कि इसने बड़े होके कचौड़ी भी खरीदनी चालू कर दी। अब ये समोसा और कचौड़ी दोनों चीज़ें, ये रसगुल्ला और कचौड़ी दोनों चीज़ें लेके ये जीने लगा। तो इसका इसलिए जीवन चक्र क्या हो गया, एक गुणित प्लस दो गुणित, यानी कि एक चीज़ लेके भी जिया ये, और दो चीज़ लेके भी जिया। अब ये रसगुल्ला और कचौड़ी आप समझ गए होंगे कि क्या है। ये रसगुल्ला और कचौड़ी कुछ भी नहीं है, ये बल्कि हमारे क्रोमोज़ोम है। ये हमारे क्या है, क्रोमोज़ोम। तो ये मान लीजिए डब्बा ये कोशिका है, और ये जो हमारी गुलाब जामुन है अंदर, और ये कचौड़ी है, वो हमारे क्रोमोज़ोम है, यानी कि गुणसूत्र है। तो जिस कोशिका के पास भी एक सेट रहता है क्रोमोज़ोम का, एक सेट रहता है गुणसूत्र का, उसको एक गुणित कोशिका कहते हैं, ये तो हमें मालूम है। और जिस भी कोशिका के पास में दो सेट रहते हैं क्रोमोज़ोम के, दो सेट रहते हैं गुणसूत्र के, उसको कहते हैं द्विगुणित कोशिका। अब जो भी कोशिका अपना जीवन, जो भी जीव जिसके पास सिर्फ एक गुणित कोशिका होती है, यानी कि जिसका शरीर एक गुणित कोशिका से मिलके बना होता है, और वो अपना जीवन एक गुणित कोशिका वाली शरीर के साथ में बिता देता है। जैसे कि यहाँ पर इसने सिर्फ रसगुल्ला खा खा के बिता दिया, या फिर सिर्फ कचौड़ी खा खा के बिता दी, वैसे ये वाला जीव जो सिर्फ एक गुणित कोशिका वाले शरीर के साथ जिया, तो उस जीव को कहते हैं कि उसका जीवन चक्र कैसा है, एक गुणित कोशिका वाला जीवन चक्र है। और दूसरा तरीके का जीव कैसा है कि जिसका शरीर कौन सी तरीके की कोशिका से बना है, जिसका शरीर बना है द्विगुणित कोशिका से, द्विगुणित कोशिका से बना हुआ है जिसका शरीर, और उसने अपनी ज़िंदगी द्विगुणित होके बिता दी, तो उसको कहते हैं द्विगुणित जीवन चक्र वाला जीव। तो द्विगुणित वाले जीव के पास में कैसी कोशिका होंगी, यानी कि जैसे इंसानों का एग्जाम्पल ले लें, मनुष्य का, हमारे जितने भी शरीर के अंदर में जितने भी ज़्यादातर सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो सारी कैसी हैं, द्विगुणित होती हैं। तो हम भी द्विगुणित का एग्जाम्पल हैं, हमारा शरीर भी कैसा है, द्विगुणित है। अब कुछ जीव कैसे होते हैं, कुछ जीव में शुरुआत में कैसा होता है कि उनके पास में उनकी जो सेल होता है, उनकी जो कोशिका होती है, उनका शरीर एक गुणित कोशिका से बना होता है। उनका शरीर शुरुआत में कैसा होता है, एक गुणित कोशिका से बना होता है। लेकिन बाद में जाके उनका शरीर कैसा हो जाता है, वो कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं कि उनका शरीर द्विगुणित कोशिका से बन जाता है।
तो इनके जीवन में एक गुणित वाली शरीर भी आया, फिर उसके बाद में दो गुणित वाला शरीर भी आया, तो इसलिए इनको कहते हैं एक गुणित प्लस द्विगुणित वाली कोशिका। तो ये सबसे पहले हमें ये समझना था कि ये जीवन चक्र एक गुणित द्विगुणित या एक गुणित प्लस द्विगुणित ये होते क्या, इनका मतलब क्या होता है, फिर जाके हमें ये एनसीईआरटी की ये बात समझ में आएगी। तो अब हम बात समझने के लिए हमने देखा एनसीईआरटी ये कह रही है कि ये बना युग्मनज, ये बना जाइगोट बना, ये क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट एनसीईआरटी ने क्या बताया, जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित, हमें सबको पता है जाइगोट कैसा होता है। ये युग्मनज जो है, युग्मनज, युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है, मुड़ित लिख दिए, ये द्विगुणित होता है। यानी कि इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, इसके पास दो क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम के दो सेट होंगे। अब ये जो युग्मनज है, तो इस युग्मनज के जीवन में इसके पास दो ऑप्शन थे, इसके पास दो चॉइसेस थी। तो एक बार तो युग्मनज ने क्या किया कि इसके जीवन में ऐसा समय आया कि इसने बोला कि मेरे पास, क्योंकि मैं द्विगुणित हूँ, मेरे पास भैया बहुत भारी हूँ, मैं बहुत भारी हो चुका हूँ, मेरे पास दो दो तरीके के क्रोमोसोम पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे थोड़ा हल्का होना है, इसलिए अब मुझे क्या होना है, थोड़ा हल्का होना है। इसलिए युग्मनज ने अपने भारीपन को दूर करने के लिए, अपने मोटेपन को दूर करने के लिए इसने क्या किया, इसने अपने आप को आधा कर दिया। इसने अपने आप को क्या कर दिया, आधा कर दिया। अपने आप को आधा करने का मतलब अपने जो क्रोमोसोम थे इसके अंदर में, उसको आधा आधा बांट लिया। यानी कि इसने अपना कैसा विभाजन कर दिया, इसने अपना विभाजन कर दिया अर्धसूत्री विभाजन। इसने अपना कैसा विभाजन कर दिया, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसने बोला मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ चुकी हैं, मेरे पास दो दो क्रोमोसोम हैं, दो दो सेट हैं क्रोमोसोम के, क्योंकि मैं द्विगुणित हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी ये जिम्मेदारियों को थोड़ा हल्का करना है, मुझे मोटा नहीं होना, मुझे थोड़ा हल्का होना है, हल्का होकर जीना है, अपने शरीर को हल्का करना है। इसलिए युग्मनज ने क्या किया, अपने आप को आधा कर दिया, और आधा करने के लिए उसने कौन सा विभाजन किया होगा, अर्धसूत्री विभाजन उसने किया, अर्धसूत्री विभाजन। तो क्रोमोसोम ने अपना अर्धसूत्री जब विभाजन किया तो क्रोमोसोम, ये जो युग्मनज है वो आधा हो गया, ये युग्मनज ये आधा हो गया, इससे दो युग्मनज आधा हो गया, तो इससे क्या बन गए, इससे ये अंडाणु में बदल गया, इससे ये किस में बदल गया, अंडाणु में। तो ये युग्मनज अंडाणु में बदल गया, अंडाणु, अंडाणु में बदल गया, या इंग्लिश में इसको कहेंगे स्पोर्स, SPORES, स्पोर्स, स्पोर्स में ये बदल गया। तो ये अंडाणु में बदल गया, कौन सा विभाजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके, क्योंकि इसको कैसा होना था, हल्का होना था, आधा होना था। तो जब ये आधा हुआ तो इसके क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, आधे आधे बढ़ जाएंगे। तो ये अंडाणु के पास में कितने कितने क्रोमोसोम के सेट बचेंगे, इसके पास भी एक आ जाएगा, और ये वाले अंडाणु के पास में भी एक आ जाएगा। अब ये अंडाणु क्या होंगे, अब ये अंडाणु और विभाजन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और ये अंडाणु बड़े होकर एक संतति बना लेंगे। बड़े होकर कैसी संतति बना लेंगे, एक संतति बना लेंगे। उससे पहले संतति बनाए हम ये जानना चाहेंगे कि ये अंडाणु जो बने हैं, ये जो अंडाणु बना वो कैसा होगा, अगुणित हुआ कि द्विगुणित हुआ। तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा, अगुणित होगा। अंडाणु कैसा होगा, अगुणित। अगुणित क्यों अगुणित होगा, इसलिए अगुणित होगा क्योंकि इसके पास कितने क्रोमोसोम आए, इसके पास एक सेट आया क्रोमोसोम का, है ना। इसलिए जो अंडाणु होंगे ये कैसा होगा, अगुणित होगा, क्योंकि इसके पास एक सेट आए क्रोमोसोम के। अब ये जो अंडाणु से मान लीजिए कोई संतति बनी, मान लीजिए कोई सी संतति बनी, मान लीजिए ऐसी कोई संतति बनी, या मान लीजिए हम कह देते हैं इससे कोई बना, कोई पौधा टाइप का बन गया, ऐसे कोई पौधा, यूँ ही ऐसी एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, इस अंडाणु से भी ऐसा पौधा बन गया, ये पौधा बन गया, ठीक है। इस अंडाणु से पौधा बन गया, यानी कि एक संतति बन के तैयार हो गई। अब बताइए ये जो संतति बनी वो अगुणित होगी या द्विगुणित होगी, कैसी होगी। तो जाहिर सी बात है ये जो अंडाणु थे वो कैसे थे, ये जो अंडाणु थे वो कैसे थे, ये अंडाणु थे अगुणित। तो इसलिए इससे जो संतति बनी, इसलिए इससे जो संतति बनी
ये जो संतति बन रही है यहाँ पर, ये जो संतति बनी वो भी कैसी होगी, वो भी अगुणित होगी। वो भी कैसी होगी, वो अगुणित होगी, अगुणित, अगुणित होगी। क्यों होंगी अगुणित, क्योंकि ये जो अंडाणु थे, अंडाणु थे उसने वो कैसे थे, अगुणित थे। इसलिए जो ये शरीर बनाएंगे, इसलिए जो आगे चल के शरीर बनाएंगे वो भी कैसे होंगे, अगुणित होंगे। यानी कि ये कहानी क्या हुई कि युग्मनज था, युग्मनज बहुत ही भारी भारी महसूस कर रहा था। उसको लग रहा था कि मेरे पास दो दो क्रोमोज़ोम है, मैं बहुत भारी हो चुका हूँ, दो दो सेट है मेरे पास, इसलिए मुझे अब मैं मोटा हो चुका हूँ, मुझे अब पतला होना है, मुझे हल्का होना है। इसलिए उसने कैसा विभाजन कर दिया, अर्धसूत्री विभाजन कर दिया। अर्धसूत्री जब विभाजन किया तो उसके जो क्रोमोज़ोम थे वो आधे आधे बट गए, वो आधे आधे क्या हो गए, बढ़ गए। तो इसके पास भी एक आ गया और इसके पास भी एक सेट आ गया। अब ये जो आधे आधे बटे, इसको क्या बोलते हैं, ये किस में परिवर्तित हो गया, अंडाणु में बदल गया, यानी कि स्पोर्स में बदल गया। और ये अंडाणु के पास में कितने क्रोमोजोम आए, एक एक क्रोमोजोम आए, इसलिए इसको कहते हैं एक गुणित अंडाणु। अब ये जो एक गुणित अंडाणु हैं वो वृद्धि करेंगे, यानी कि बड़े होंगे, तो वो एक संतति बनाएंगे, शरीर बनाएंगे। जो संतति बनाएंगे वो भी कैसी होगी, अगुणित होगी। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर ये बात, यही बात एनसीईआरटी ने भी कही है। इसको मिटा के हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है, पहले तो इसको द्विगुणित नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है हमें अगुणित। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको हमें यहाँ पर लिखना है अगुणित। तो यहाँ पर लिख लीजिए अगुणित। अगुणित, तो अगुणित जीवन चक्र वाले, अगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में, अगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज जो होता है वो कैसा विभाजन करता है, अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर। अर्धसूत्रण वाला विभाजन करता है, तो अर्धसूत्रण वाला विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करता है। तो हमने देखा यहाँ पर इसने अर्धसूत्री विभाजन करा और इससे क्या बना दिया, अगुणित अंडाणु का निर्माण किया, है ना। फिर उसके बाद में जो कि अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है, जो कि अगुणित व्यष्टि के रूप में, यानी कि अगुणित जीव के रूप में वृद्धि करता है। यानी कि ये जो अंडाणु है, ये जो अंडाणु बने यहाँ पर, ये जो अंडाणु बने वो वृद्धि करके अगुणित व्यष्टि बनाएंगे, अगुणित जीव बनाएंगे। व्यष्टि का मतलब क्या होता है, जीव। और ये जो अगुणित जीव हैं वो अपनी ज़िंदगी इसी अगुणित रह के बिता देंगे, यानी कि इनका शरीर जो है अगुणित वाला रहेगा और ये अपना जीवन अगुणित होकर ही बिता देंगे। इसलिए इनका जीवन चक्र भी कैसा हो जाएगा, अगुणित जीवन चक्र। इनका जीवन चक्र कैसा हो जाएगा, एक गुणित जीवन चक्र या अगुणित जीवन चक्र। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब ये एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं कि आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें, अपनी 11वीं की पुस्तक पढ़ें, 11वीं क्लास की, और पता लगाएं कि द्विगुणितक, यानी कि द्विगुणित एवं समद्विगुणिता एवं समद्विगुणिता गुणितक, समद्विगुणिता गुणितक, यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये क्या लिखा हुआ है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में, जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है, युग्मनज जो होता है वो किस प्रकार से विकास करता है, ये हमें पता लगाना है। यानी कि एनसीईआरटी कह रही है कि जो आपकी 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी है ना, 11वीं कक्षा की पुस्तक, उसमें आपको ये पता लगाना है कि द्विगुणित, जो जिन जीवों का द्विगुणित वाला जीवन चक्र होता है, ठीक है, उनका जीवन चक्र में युग्मनज किस प्रकार विकास करता है। और जिनका कौन सा जीवन चक्र होता है, समद्विगुणिता, समद्विगुणिता गुणितक, यानी कि एक गुणित प्लस दो गुणित, इसी को बोलते हैं एक गुणित प्लस दो गुणित। और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसको क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। तो द्विगुणित वाले का जीवन चक्र में कैसे विकास करता है अपना जाइगोट, और दोनों मिक्स वाले में कैसा वो विकास करता है, उसका आपको पता लगाना है। तो ये चीज़ हम जब हम 11वीं की कक्षा में पढ़ेंगे, 11वीं की चीज़ पढ़ेंगे, जो पौधों का जीवन चक्र होता है उसके अंदर में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ एक गुणित वाले का एग्जाम्पल बताया और द्विगुणित का एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, बाकी हमको इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो जिन जीवों का एक गुणित जीवन चक्र होता है उनको अंग्रेजी में बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। और जिनका द्विगुणित होता है उसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि एक गुणित, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि द्विगुणित। और जिनकी मिक्स रहती है एक गुणित प्लस द्विगुणित दोनों होती है, उसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो ये बस सुन लीजिए, अभी इसको पूरी याद नहीं करना है। जब हम 11वीं का जो पढ़ेंगे ना उसके अंदर में एकदम डिटेल में आ जाएगा। तो अभी जितनी लग रहा है कि ये इतना मुश्किल टाइप का लग रहा होगा, तो इतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, एकदम ज़बान पे आ जाएगा। जैसे अपना नाम हमें पता है उस तरीके से आप बोलने लग जाएंगे इसको। तो अभी टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि जिसका भी एक गुणित वाला जीवन चक्र होता है उसमें क्या होता है, युग्मनज कैसा विभाजन करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है। उससे वो अंडाणु बना देता है ना, जो कि अगुणित होते हैं। और ये अगुणित अंडाणु एक अगुणित व्यष्टि में वृद्धि कर जाते हैं, अगुणित जीव में वृद्धि कर जाते हैं, और ये अगुणित होकर अपना जीवन चक्र बिताता रहता है। ठीक है। और द्विगुणित वाले में क्या करेगा कि मान लीजिए ये युग्मनज को अपनी जो जिम्मेदारी है, यानी कि अपने जो क्रोमोसोम है उसको संभाल के रखना है, यानी 2 ही रहने देना है। तो ये कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन। ये कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन। यानी इसको अपने जो क्रोमोसोम है उसको आधा आधा नहीं करना, उसको ऐसी भारी रहना ही पसंद है ना। तो वो कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन। तो जब इससे जो कोशिका बनेगी, ये जैसे मान लीजिए कोशिका बनी समसूत्री विभाजन से, तो इसके पास में भी इस कोशिका के पास भी 2 होंगे क्रोमोसोम सेट, और इसके पास भी 2 सेट होंगे क्रोमोसोम के। फिर ये जब विभाजन करेंगे और 2 में, तो इनके पास में भी 2 रहेंगे, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। ये विभाजन करेंगे, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, है ना। तो सबके पास 2 होते जाएंगे। तो ये समसूत्री विभाजन से ये जो जीव बनेगा, तो उसके जो यहाँ से जो जीव बनेगा वो कैसा बनेगा, द्विगुणित बनेगा। यहाँ से जो जीव बनेगा वो द्विगुणित बनेगा। इन कोशिकाओं से मिलके जो जीव बनेगा वो द्विगुणित बनेगा। और क्योंकि ये द्विगुणित बनेगा, यानी कि इसके डब्बे में क्या होगा, इसके डब्बे में रसगुल्ला भी होगा, कचौड़ी भी होगी। और ये रसगुल्ला और कचौड़ी यानी कि 2 चीज़ें लेके अपना शरीर बनाएगा, तो इसलिए इसका जीवन चक्र द्विगुणित हो जाएगा, है ना। तो द्विगुणित जीवन चक्र के लिए ये समसूत्री विभाजन करता है। यानी जो युग्मनज है वो कैसा विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। यानी कि इसको अपने क्रोमोसोम जब कम नहीं करने होते हैं, सेम टू सेम रखने होते हैं, 2 ही रखने होते हैं, तो समसूत्री करता है। और जब इसको आधा आधा करना होता है तो ये अर्धसूत्री विभाजन करता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया है। अब आखिरी युग्मनज वाले टॉपिक के अंदर में आखिरी लाइन पढ़ते हैं हम, आखिरी पैराग्राफ कि यहाँ पर लिखा है कि युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच, युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। महत्वपूर्ण क्या है, कड़ी है, खाने वाली कड़ी नहीं है, वो वाली कड़ी है जो जोड़ा करते हैं ना, चेन जिसको बोलते हैं। महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता, इसको अच्छे से पढ़ना है, जो प्रजातियों की निरंतरता का क्या, निरंतरता को सुनिश्चित करती है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो युग्मनज बना, ये जो हमारा युग्मनज बना, उससे क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की वो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच की वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अगर सवाल आया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो क्या होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या होती है, युग्मनज होता है। क्योंकि युग्मनज के बनने से ही तो दूसरी पीढ़ी जन्म लेगी,
है ना। युग्मनज के बनने से ही तो दूसरी पीढ़ी जन्म लेगी। इसलिए ये जो युग्मनज होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की महत्वपूर्ण कड़ी है, और ये जो प्रजाति हैं उनकी निरंतरता को सुनिश्चित करता है। निरंतरता का मतलब क्या होता है? निरंतरता का मतलब होता है कि उनकी ज़िंदगी बनाए रखता है, उनकी जो जीना है उसको बनाए रखता है। निरंतरता मतलब बनाए रखना। निरंतरता को क्या कहते हैं? बनाए रखना। तो उनका जीवन जो है उसको सुनिश्चित करके रखता है। तो यही हमने जब चैप्टर हमारा शुरू हुआ था तो एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सारे जीव कैसे हैं? सारे जीव एक ना एक दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। तो जब सारे ही मरने वाले हैं और इतने जीव मरते आए हैं, उसके बावजूद भी इस धरती के ऊपर में इतने सारे जीव कैसे हैं? तो इसी वजह से हैं कि वो लैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट लैंगिक जनन करते हैं। और लैंगिक जनन के अंदर में क्या बनता है? लैंगिक जनन के अंदर में क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज ही है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ता है। एक पीढ़ी युग्मनज बनाती है और उसी युग्मनज से दूसरी नई पीढ़ी बन जाती है। उसी से क्या बनती है? नई पीढ़ी बनती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यानी कि जो चेन का काम कर रही है, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है, वो क्या है? युग्मनज है। क्या है? युग्मनज। और यही क्या कर रही है? इन प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित कर रही है, यानी कि इन प्रजातियों को बनाए रख रही है। तो फॉर एग्जाम्पल कि हम हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं, माँ हैं, पिता हैं, ठीक है, अम्मी हैं, अब्बू हैं, तो उनसे जो भी उनकी खूबियाँ थी वो हमारे अंदर आईं। तो हमारे अंदर कैसे आईं? वो युग्मनज के द्वारा ही आईं, है ना। ये सारी चीज़ें युग्मनज के द्वारा आईं। अब तोता है, नर है तोता, मादा वाला तोता है, तो उन तोतों का कलर हरा था। अब वो हरा हरा कलर बनाए रखने के लिए अपनी संतति के अंदर में, तो पहले युग्मनज ही के अंदर में वो हरा कलर वाली इन्फॉर्मेशन जाती है और युग्मनज से फिर वो तोता बन जाता है, हरा वाला तोता। वैसे ही बाकी जीवों के अंदर में भी है। तो युग्मनज सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है, सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो निरंतरता को सुनिश्चित करती है, बनाए रखती है। आगे ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। एक एकल कोशिका यानी कि युग्मनज के रूप में होती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो भी जीव इस धरती पर लैंगिक जनन करते हैं, जो भी जीव कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। यहाँ तक कि हम खुद मानव की, यानी कि अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, मानव, इंसान लोग की भी शुरुआत किससे होती है? इंसान की भी शुरुआत एकल कोशिका से होती है, यानी कि सिर्फ एक सेल से होती है हमारी शुरुआत। यानी हम भी कभी सिर्फ एक सेल हुआ करते थे अपनी ज़िंदगी में। हम एक सेल हुआ करते थे, ना हमारी आँख थी, ना नाक थी, ना मुंह था, ना लिवर था, ना लंग्स थे, ना हाथ थे, ना पैर थे, ना दिल था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना बाल थे, ना सुंदर सा चेहरा था, कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ एक सेल थे जिसको हम देख भी नहीं सकते, कोई देख भी नहीं सकता, वो थे हम। तो वो एकल कोशिका थे, हम सिर्फ एक सेल थे, यानी कि हम एक युग्मनज थे अपनी ज़िंदगी में। और ये युग्मनज से जो हमारे अल्लाह पाक हैं उनने हमें इतना खूबसूरत इंसान बना दिया। तो हमें हमेशा शुक्र करते रहना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भी कहाँ से आए हैं? सिर्फ एक कोशिका से आए हैं। तो एक कोशिका का अगर मैं उदाहरण दूं कि कैसी दिखती है एक कोशिका, तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक डॉट बनाया है, ये डॉट आपको दिख रहा होगा। तो मान लीजिए इतने छोटे थे हम, बल्कि इससे भी छोटे, इसको हम देख भी नहीं सकते। तो इस डॉट पे नज़र रखिएगा, ये जो डॉट जब छोटी होगी तो इतने छोटे थे हम, ये देखिए, अब वो डॉट नज़र भी नहीं आ रही है ना। इतने छोटे थे हम, वो डॉट आपको नज़र भी नहीं आ रही है, इतने छोटे थे हम। और इस एक छोटी से सेल से अल्लाह ताला ने हमको इतना बड़ा जीव, इतना बड़ा मनुष्य बना दिया। देख लीजिए, वो दिख भी नहीं रही थी, मैंने तो सिर्फ जूम कम करा और वो गायब हो गई डॉट। इतने छोटे थे, कोई देख भी नहीं सकता था, लेकिन वो डॉट थी, एक छोटा सा सेल था। ये क्या था? एक युग्मनज था, ऐसा युग्मनज था, एक सेल था, और उससे हम क्या बन गए? एक मानव बन गए। ऐसे ही सारे जितने भी यहाँ पर धरती पे जीव हैं जो लैंगिक जनन करते हैं, वो भी एक ज़िंदगी में सेल हुआ करते थे।
तो यहाँ तक हमारा ये जो युग्मनज वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। और उसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का, जिसको बोलते हैं भ्रूणोद्भव, यानी कि इस एक सेल से कैसे एक इंसान बन जाता है या फिर कोई भी जीव बन जाता है, कैसे हो जाता है, उस प्रक्रिया को जो बोलते हैं हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। और उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए यहीं समाप्त करते हैं इसको। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसको रिवाइज़ करते रहिए, जितनी बार रिवाइज़ कर सकें, और कम से कम 7 बार रिवाइज़ इसको करना है।